वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको पता है, हम सोमवार को जो सामाजिक विषय की जो परीक्षा होने जा रही है क्लास 10 के लिए, उसके लिए हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कुछ मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आज हम अगला मॉडल पेपर लेके आए हैं, तो आप लोग ध्यान से सुने और समझें। पहला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किसे मिली। ध्यान से सुने, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किसे मिली। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब है जेम्स प्रिंसेप। इसका जवाब क्या है? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार जिस विद्वान को सफलता मिली उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? मतलब गुलाम वंश को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो वो है यामिनी या इल्बरी वंश। गुलाम वंश को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो यामिनी व इल्बरी वंश। एक बार एक प्रश्न पूछा भी गया है और दोबारा भी पूछने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो प्रमुख भेद कौन से हैं? मतलब लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली उसके दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला प्रश्न है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ध्यान से सुने, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका जवाब होगा 1953 में। वायुकरण का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? 3। और वो कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुने, एक वित्त वर्ष के दौरान, एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा गया है? सकल घरेलू उत्पाद कहा गया है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा भी ऐसी है, लेकिन उस समय यह लाइन नहीं लिखी जाएगी। देश की घरेलू सीमाओं के भीतर यह नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा एक वित्त वर्ष के दौरान देश के उत्पादन के समस्त साधनों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को। कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के सबसे नए अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं? भारत में गरीबी के सबसे नए अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो वो है सुरेश तेंदुलकर के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं? सुरेश तेंदुलकर के द्वारा नए अनुमान। अगर ये पूछे कि गरीबी मापने का प्रथम प्रयास किसने किया, तब हमें दादा भाई नौरोजी लिखना है, लेकिन नवीनतम आंकड़े अनुमान किसके द्वारा लगाया गया? सुरेश तेंदुलकर के द्वारा। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? तो कौन सी बेरोजगारी? छिपी हुई बेरोजगारी अधिक पाई जाती है।
कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? हमारा जवाब क्या होगा? सीपीवी बेरोजगारी। फिर है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? तो मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि या जो महंगाई है इसे नियंत्रित करने के लिए जो मौद्रिक उपाय है वो किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? केंद्रीय बैंक द्वारा। तो केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा जवाब क्या है? केंद्रीय बैंक। मौद्रिक उपाय, अगर राजकोषीय उपाय का पूछे कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय उपाय किसके द्वारा लागू किए जाते हैं, तब हमारा जवाब होगा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन थे। 2 नंबर के क्वेश्चंस में अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जल संरक्षण की तकनीक को क्यों अपनाया गया था? राजस्थान में जल संरक्षण की तकनीक को क्यों अपनाया गया था? तो इसका जवाब क्या होगा कि राजस्थान जो है वो एक सूखा इलाका है, यहाँ पर लंबे समय से पानी की कमी रही है और इसके अलावा यहाँ पर आए दिन अकाल पड़ना, सूखा रहना और जल की कमी की वजह से राजस्थान में जल संरक्षण की तकनीक को अपनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि स्थानांतरित या झूमिंग कृषि से आप क्या समझते हैं? स्थानांतरित या झूमिंग कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब होगा, इसकी स्थानांतरित या झूमिंग कृषि वह कृषि है जो आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। स्थानांतरित या झूमिंग कृषि भारत के आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है और इस कृषि में जंगल और जो खेतों में जो पेड़ पौधे उगे उन्हें साफ करके या उन्हें जलाकर इस खेती को किया जाता है। तो स्थानांतरित या झूमिंग कृषि भारत के आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है जहां जंगलों को जलाकर उस स्थान पर कृषि कार्य किया जाता है। ये स्थानांतरित या झूमिंग कृषि के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि शीशा व जस्ता के उपयोग बताइए। शीशे के उपयोग और जस्ते के उपयोग दोनों अलग अलग बताने हमें कि शीशा का उपयोग क्या होता है और जस्ते का उपयोग क्या होता है। तो शीशा का उपयोग और जस्ता का उपयोग, अगर शीशे के उपयोग की बारे में बात करें तो शीशा जो है इसका उपयोग पीतल बनाने, शीशे का उपयोग पीतल बनाने, सैन्य सामग्री का निर्माण करने, शीशे का उपयोग किसमें होता है? पीतल बनाने, सैन्य सामग्री का निर्माण करने, रेल इंजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? शीशे का। अब हमें अलग से जस्ते का उपयोग बताना है। तो जस्ते का उपयोग रसायन में किया जाता है, शुष्क बैटरी बनाने में और जंगरोधक कार्यों के अंदर किया जाता है। तो शुष्क बैटरी व जंगरोधक कार्यों, ये शीशे और जस्ते के उपयोग। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास को बताइए। हमें ये बताना है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग जो उसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ पर क्या क्या कारखानों की स्थापना की गई। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि लौह इस्पात उद्योग जो है ये अन्य उद्योगों की एक जननी से माना गया है। भारत में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक जो स्थान है, भारत में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक कुल्टी, भारत के पश्चिम बंगाल में एक स्थान जिसका नाम है कुल्टी नामक स्थान पर बाराकर आयरन वर्कर्स के नाम से पहले उद्योग की स्थापना की गई, जो क्या रहा था? असफल रहा था। लेकिन अगला पॉइंट क्या होगा? भारत में इस उद्योग की वास्तविक शुरुआत जमशेदजी टाटा ने 1907 में सांची नामक स्थान पर की थी। कौन सा स्थान है? सांची। जमशेदजी टाटा ने 1907 में सांची नामक स्थान पर एक कारखाना बनाया जिसका नाम है TICO, जिसको टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी की स्थापना की। आगे अगर हम चर्चा करें तो 1909 में आसनसोल के निकट हीरापुर में लौह इस्पात कारखाना की स्थापना की गई। 1936 में कुल्टी व हीरापुर इन दोनों को मिलाकर एक नया कंपनी खोली गई जिसका नाम था इंडियन आयरन स्टील एंड कंपनी, मतलब इसको। कभी कभार इनका पूरा नाम ही पूछा जाता है, जैसे इसको का नाम पूछ लिया, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी।
इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी। तो कुल्टी और हीरापुर में जो बनाए गए थे उनको मिलाकर इसको नामक कंपनी खोली गई। फिर 1937 में बरनपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद ये सारी विकास का काम जो आज़ादी से पहले का है, आज़ादी के बाद इस उद्योग का विकास जो है विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया, जिसमें अगली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, अलग से भी पूछा जा सकता है। जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में और रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में कारखाने स्थापित किए गए। तो आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस उद्योग का विकास किया गया, जिसके तहत दूसरी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में और रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में कारखाने स्थापित किए गए। बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड में एक कारखाना खोला गया। इस प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग का भारत में क्या हुआ, विकास हुआ। अगला जो प्रश्न है वो है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर जनसंख्या के प्रवास के क्या कारण है, कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों के जाने के क्या कारण रहे हैं, नगरीकरण के या शहरीकरण के क्या कारण है। तो इसमें सीधे सीधे 2 नंबर का सवाल 2 कारण पूछेगा। तो 2 प्रमुख कारण कौन कौन से हो सकते हैं कि शहरों में गांव की तुलना में अधिक संसाधनों का पाया जाना, शहरों में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शिक्षा और स्वास्थ्य का बेहतर स्तर होना, शहरों में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अधिक रोजगार के साधनों का होना, ये प्रमुख वो कारण है जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर जनसंख्या का क्या हुआ है, पलायन हुआ। अगला है कि सड़क परिवहन को किन प्रमुख मार्गों में वर्गीकृत किया गया है। सड़क परिवहन मार्ग जो है, सड़क परिवहन से कितने भागों में बांटा गया है, 6 मार्गों में। कितने मार्गों में, 6। कौन कौन से वो मार्ग कौन कौन से हैं, 6 प्रमुख भागों में। पहला स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, पहला क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे हम नेशनल हाईवेज बोलते हैं। फिर राज्य राजमार्ग जिसे हम स्टेट हाईवेज बोलते हैं। बाद में जिला मार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड, बाद में अन्य सड़कें और सबसे लास्ट में है सीमांत सड़कें। इस प्रकार से सड़क परिवहन जो है उसे कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यदि राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना करनी हो तो हमें क्या विधि अपनानी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान में अभी विधान परिषद नहीं है, विधानमंडल का केवल एक सदन विधानसभा ही पाई जाती है। तो अगर राजस्थान में हमें विधान परिषद की स्थापना करनी तो हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए सुनिए क्या प्रक्रिया है कि राजस्थान में वर्तमान में राज्य विधानसभा केवल प्रथम अंग विधानसभा ही है, विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। तो विधान परिषद के गठन संबंधी जो प्रस्ताव है उसे विधानसभा द्वारा उसे पारित करना पड़ेगा। फिर उसे केंद्र सरकार की अनुमति व अनुमोदन हेतु केंद्र सरकार के पास वो प्रस्ताव भेजा जाएगा। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद ही राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। अगर वर्तमान की बात करें तो राजस्थान विधानसभा के द्वारा विधान परिषद की स्थापना संबंधी जो प्रस्ताव वो केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक संसद के द्वारा उसे स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन कि सड़क दुर्घटना के कोई 2 कारण बताइए। सड़क दुर्घटना के कोई 2 कारण, तेज गति से गाड़ी चलाना है या नशा करके गाड़ी चलाना है या गाड़ी के चलाते दौरान गाड़ी में तेज आवाज़ का संगीत चल रहा है, शोर चल रहा है, उस समय भी सड़क दुर्घटनाएं हो सकती है। तो ये सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण है। या जैसे चलाने वाले को पूरा गाड़ी चलाने का अनुभव ना हो, लापरवाही से गाड़ी चला रहा हो, ये सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है कि गैसीकरण व पायरोलिसिस की प्रक्रिया को बताइए। गैसीकरण और पायरोलिसिस ये दोनों ही प्रक्रिया जो है ये कचरे के ठोस कचरा जो है उसके निस्तारण के उपाय है। उसका निस्तारण कैसे किया जाए, दोनों प्रक्रियाएं थर्मल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, थर्मल प्रक्रिया। गैसीकरण में कचरे का दहन कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। गैसीकरण में जो कचरे का जो दहन है वो कम ऑक्सीजन के आपके क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि पायरोलिसिस में कचरे का दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है। ये तकनीक कम ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में ही की जाती है। ये गैसीकरण और पायरोलिसिस की प्रक्रिया है।
फिर है कि अशोक के धम्म का सार बताइए। अशोक ने धम्म की अवधारणा दी थी, तो अशोक का जो धम्म है वो क्या है, किसे कहते हैं, उसकी प्रमुख विशेषताएं, आवश्यक शर्तें कौन कौन सी सुने। कि अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें क्या कहा गया है, धम्म कहा गया है। पीछे सुने, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें क्या कहा गया है, धम्म कहा गया है। फिर अशोक उसके अनुसार क्या कहा गया है कि पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही क्या है, धम्म है। साधु स्वभाव का होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, शुद्धता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों का आदर करना आदि धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। तो ये था अशोक के धम्म का सार। अगला क्वेश्चन है कि हमीरदेव चौहान व दिल्ली सल्तनत के मध्य हुए संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो हमीरदेव चौहान जो है वो रणथंभौर का शासक था। कहाँ का शासक था, रणथंभौर का शासक। जिस समय वो शासक बना तो उसमें दिल्ली का सुल्तान जो था वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी हमीरदेव की बढ़ती हुई जो ताकत है उससे परेशान हुआ, चिंतित हुआ और उससे रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए शाही सेना को भेजा। लेकिन वो रणथंभौर को जीतने में क्या रहा, असफल रहा। वो दोबारा दिल्ली लौट आया। उसके बाद क्या होता है, जलालुद्दीन का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। वो भी हमीरदेव चौहान की बढ़ती हुई ताकत से परेशान होता है और उसे नियंत्रित करने के कोई कारण या मौका ढूंढता है। तभी क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, एक का नाम था मोहम्मद केहबरू और एक का नाम था आपके मोहम्मद केहबरू और मोहम्मद शाह। इन्होंने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी से बगावत करके हमीरदेव के पास शरण में चले गए। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो हमीरदेव से मांग करता है कि आप मेरे इन बागी सेनापतियों को सौंप दें, लेकिन हमीरदेव चौहान उन्हें अपने शरण में आया और मानकर ये मना कर देता है कि ये मेरे शरण में आए और इनकी सूचना करने का दायित्व तो मेरा है, मैं इन्हें आपको नहीं सौंपता। और यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर पर आक्रमण करने का मौका मिलता है। वो 1299 ईस्वी के अंत में उलू खान और नुसरत खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी शाही सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। ध्यान से सुनते रहिए आप। तो उस समय हमीरदेव चौहान जो था वो मौन व्रत धारण किए हुए था और वो अपने दो सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को शाही सेना का मुकाबला करने के लिए भेजता है। इस युद्ध में हमीरदेव चौहान जो है वो विजयी होता है। नुसरत खान और उलू खान दोनों वहाँ से भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। भीम सिंह और धर्म सिंह सामान लूटकर रणथंभौर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही रणथंभौर के पास पहुँचते हैं उन्हें सूचना मिलती है कि शाही सेना दोबारा लौट आई है। तो धर्म सिंह जो है वो किले की तरफ चला जाता है। वो भीम सिंह युद्ध का सामना करने के लिए आता है और इस युद्ध में भीम सिंह वीरगति को प्राप्त होता है। बाद में शाही सेना जो है दोबारा दिल्ली की ओर लौट आती है। कुछ समय बाद जो है शाही सेना विशाल सेना के साथ रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए पहुंचती है और दोनों सेनाओं के मध्य बेहतर युद्ध होता है, जिस युद्ध में जो है शाही सेना का जो था आपके नुसरत खां उसकी क्या जाती है, मृत्यु हो जाती है। कई दिनों तक घेराबंदी रहने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी परेशान हो जाता है और हमीरदेव चौहान से संधि करना चाहता है। हमीरदेव चौहान अपने दो सेनापति रणमल और रतिपाल को संधि करने के लिए भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी उन दोनों को अपनी ओर मिला लेता है और रणमल और रतिपाल जो है वो अलाउद्दीन के साथ मिल जाते हैं। वो हमीरदेव के चौहान विश्वासघात किया जाता है। उन दोनों ने रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश करने का गुप्त मार्ग शाही सेना को बता दिया। यहाँ पर दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध होता है। हमीरदेव चौहान जो है युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। उनका पुत्र भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाता है। उनकी रानी रणदेवी और पुत्री पद्मला के नेतृत्व में सैकड़ों जो स्त्रियां हैं वो दुर्ग में क्या करती है, जल जोहर करती है। इस प्रकार से 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो जाता है। ये दोनों के मध्य संघर्ष की कहानी थी। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही प्रारंभ क्यों हुई? इसे क्या कारण थे कि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से होती है? 5 कारण हैं, ध्यान से सुने आप। पहला जो कारण है वो है इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, इंग्लैंड का फैला हुआ औपनिवेशिक साम्राज्य। इंग्लैंड जो है वो 18वीं सदी के
औपनिवेशिक साम्राज्य से कच्चा माल उसे प्राप्त हो जाता और पके माल को बेचने के लिए उससे नया बाजार भी उपलब्ध हो जाता। दूसरा कारण है कि लोहे और कोयले की खानों का पास पास होना, उपभोग के अनुरूप वहां पर उत्पादन का होना। अगला फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध। अगला कारण है पूंजी की उपलब्धता और अगला लास्ट कारण है इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। ये वो कारण है जिस वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। अगला कारण है कि लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण की 4 विशेषताएं बताइए। लोकतंत्र का 5 है लोकतंत्र के जो सिद्धांत और दृष्टिकोण जो है उसमें से लोकतंत्र का जो परंपरागत उदारवादी जो सिद्धांत है उसकी हमें विशेषताएं बतानी है। तो पहली विशेषता है, क्या कहा गया है कि व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है, अतः अपना हित व अहित समझने की उसके पास क्या है, क्षमता है। दूसरा, सभी व्यक्ति मूलतः समान है। तीसरा, शासन का गठन, शासन यानी सरकार का गठन निर्माण जो है वो उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए। फिर है शासन अर्थात सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र ट्रस्टी होती है, संरक्षक होती है। आगे जो है कि व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं व अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए। इसके अथवा में एक क्वेश्चन और है कि लोकतंत्र के 4 गुणों को समझाइए। लोकतंत्र के कोई 4 गुण है, उनका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। जैसे पहला है सार्वजनिक हित में वृद्धि होना। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन जो है इसका संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और ये प्रतिनिधि सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के लिए कार्य करते हैं। फिर है कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन माना गया है। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण हैं, जैसे इस शासन में नीतियां जनमत की इच्छा के अनुसार बनाई जाती है, इसलिए जनता जो है इन नीतियों को लागू करने में सहयोग करती है। फिर समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र व्यक्ति की समानता और स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है, बल देता है। यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। अगला जो गुण है वो है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। इसका मतलब क्या है कि यह न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से क्या है, पृथक है। यह व्यक्ति को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अत्याचारों से बचाती है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या करती है, रक्षा करती है। इस प्रकार से लोकतंत्र के 4 गुण हैं। अगला जो गुण प्रश्न है वो है कि 1990 के दशक में आर्थिक सुधार अपनाए जाने के क्या कारण थे। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उसमें कुछ सुधार किए गए। उन सुधारों को अपनाने के क्या कारण थे। पहला पॉइंट, अत्यधिक सार्वजनिक व्यय का होना। जो सरकारी खर्चा है वो अत्यधिक ज़्यादा था, तो इसमें क्या कहा गया है कि सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसको एक प्रभावशाली स्थान दिया गया और निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्रों के अधीन कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो अर्थव्यवस्था के संचालन और प्रबंधन हेतु कई प्रकार के नियम बनाए, जिस वजह से विकास जो प्रक्रिया है देश की वो क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई, मतलब रुक गई। इसके अतिरिक्त सरकार जो है वो प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्र पर भी अनेक संसाधनों का एक बड़ा भाग खर्च करना पड़ा। अनेक बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को सरकार द्वारा अविवेकशील ढंग से उपभोग कार्यों पर खर्च कर दिया गया, जिस वजह से सरकारी खर्चे बढ़ गए। तो इन खर्चों को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक सुधार अपनाया जाना आवश्यक था। अगला है व्यापार घाटा। 1950 से लेकर 1990 की आर्थिक नीतियों में उद्योगों को अनावश्यक रूप से संरक्षण प्रदान किया गया। फर्मों व अर्थव्यवस्था के अन्य निकायों का अकुशल प्रबंधन किया गया। संसाधनों के उपयोग में कार्यकुशलता का अभाव था। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचनाएं क्या हो गई थी, दोषपूर्ण हो गई थी और देश को आयात ज़्यादा करना पड़ रहा था और निर्यात कम करना पड़ रहे थे। इस वजह से देश को अर्थव्यवस्था को व्यापार घाटा होने लगा और आर्थिक सुधारों की आवश्यकता हुई। फिर भुगतान संतुलन, राजकोषीय संतुलन, अर्थव्यवस्था की दोषपूर्ण संरचना तथा भुगतान संतुलन के संकट की स्थितियों को सुधार करने के लिए भारत सरकार ने एक नई आर्थिक नीति अपनाई और आर्थिक सुधारों को किया गया। तो इस प्रकार से ये प्रमुख आर्थिक सुधार थे। इसमें अथवा में एक क्वेश्चन और है कि नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए।
जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार किए गए और इन आर्थिक सुधारों के तहत 3 प्रमुख सुधार थे, 3 करण थे। कौन कौन से? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये 3 प्रमुख सुधार किए गए। अब हमें इनका वर्णन, प्रश्न देखो क्या है कि नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए आर्थिक सुधार क्या है, वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले उदारीकरण। अर्थशास्त्र में उदारीकरण का आशय है आर्थिक नियमों व कानूनों के सरलीकरण की प्रक्रिया। 1990 ईस्वी से पहले अपनाई गई विकास रणनीति में सरकार की भूमिका अर्थव्यवस्था के नियंत्रक तथा उत्पादक की थी। इस भूमिका का निर्वहन करने के लिए सरकार ने कई सारे प्रतिबंध लगाए, जिस वजह से आर्थिक विकास में बाधा आई। लेकिन 1991 में अपनाए गए उदारीकरण की प्रक्रिया के कारण इस व्यापार में होने वाले जो अनावश्यक रूप से जो प्रतिबंध थे, जो नियम बनाए गए थे, उन नियमों को क्या कर दिया गया, सरलीकरण कर दिया गया और देश में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके तहत क्या हुआ कि वित्तीय क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, विदेशी विनिमय, कर व्यवस्था आदि में व्यापक सुधार करते हुए अनेक अनावश्यक नियमों तथा नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया। ये था उदारीकरण। अगला है निजीकरण। अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निजीकरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। आजादी के पश्चात 1990 तक अपनाई गई औद्योगिक नीतियों में अनेक उद्योगों को सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के ही अधीन लाया गया, निजी क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन 1990 में निजी क्षेत्रों के ऊपर लगे गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया, लाइसेंस की व्यवस्था को पुनः सुचारू रूप से शुरू किया गया। ये था निजीकरण। और अगला है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विस्तार उसकी राजनीतिक सीमाओं से बाहर होता है। वैश्वीकरण से आर्थिक खुलेपन तथा देशों के बीच आर्थिक निर्भरता में क्या होती है, वृद्धि होती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश पर व्यापक प्रतिबंध लगाए थे। घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। लेकिन 1990 के दशक में महसूस किया गया कि अब भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं, जिसके तहत हमने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। तो ये नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए प्रमुख सुधार थे। अगला जो प्रश्न है वो है कि मुद्रा के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन कौन से, उसके बारे में बताना है। तो पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो आधारभूत भूमिका या एक मुद्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो क्या है, विनिमय का साधन होना। मुद्रा का यह कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता के दोहरे सहयोग की जो स्थिति है, जो समस्या है, उसे क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। यह मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। अगला कार्य खाते की इकाई या मूल्य का मापक। इसका तात्पर्य यह है कि मुद्रा मूल्य के सामान्य मापक का कार्य करती है। इसकी सहायता से सभी वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तीसरा कार्य विलंबित भुगतानों की मानक। मुद्रा वह इकाई है जिसके द्वारा स्थगित या भावी भुगतान जो है उसे सरलता से किया जा सकता है। जो भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए टाल दिए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्थगित भुगतान कहलाते हैं। और चौथा कार्य है मूल्य का भंडार। मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में भी कार्य करती है। मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की कार्य शक्ति से। मुद्रा मूल्य का एकमात्र भंडार नहीं है, अन्य वस्तुएं तथा संपदाएं भी मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करती है। तो ये मुद्रा के प्रमुख 4 कार्य थे। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता शोषण किस प्रकार से रोका जा सकता है। ये बाजार में उपभोक्ता के साथ जो विभिन्न प्रकार के जो शोषण होते हैं उन्हें रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। तो पहला, क्रय की गई वस्तु या सेवा के मूल्यों के भुगतान की रसीद, कैश या बिल या क्रय संविदा आदि का विवरण हमें आवश्यक रूप से प्राप्त करना चाहिए। दूसरा है वस्तु से संबंधित लिखित या अलिखित जो पूर्ण जानकारी है वो हमें प्राप्त होनी चाहिए। वस्तु से श्रेणीकरण और गुणवत्ता के चिन्हों पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए।
वस्तु व सेवा में कमी या दोष पाए जाने पर विक्रेता को तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए और अपनी शिकायत की पुष्टि में पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ये थे। अगला जो महत्वपूर्ण जो छठे पाठ का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। छठे पाठ में भी अथवा में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दो क्वेश्चन है, एक तो प्रधानमंत्री के कार्यों की विवेचना कीजिए और अथवा में क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले कि प्रधानमंत्री के कार्य कौन कौन से। प्रधानमंत्री का पहला कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। तो अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्य है कि अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। प्रधानमंत्री निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हों और कौन कौन मंत्री बने। दूसरा कार्य मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते समय भी प्रधानमंत्री अपने विवेक के अनुसार ही कार्य करता है और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए अंतिम विभाग विवरण पर साधारणतया कोई आपत्ति नहीं की जाती। अगला कार्य मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करना। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व है और मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्य सूची में शामिल करे। फिर शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है जिससे कि शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। अगला लोकसभा का नेता के रूप में कार्य। प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतया लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण के समस्त कार्य प्रधानमंत्री निर्माण के कार्य को प्रधानमंत्री नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। अगला कार्य है कि राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता। सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच में एक पुल का या एक माध्यम का कार्य करता है। तो ये थे प्रधानमंत्री के कार्य। इसी में अथवा में क्वेश्चन था कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है, पहला क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसे दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार जो है इसमें क्या कहा गया है कि प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार उन विवादों से जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। फिर है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार जो है उनसे संबंधित जो विवाद हैं उनकी सुनवाई न केवल सर्वोच्च न्यायालय में बल्कि राज्य उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसे चार भागों में बांटा गया है, दीवानी, फौजदारी, विशिष्ट और संवैधानिक। तीन भागों में बांटा गया है, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। तीसरा जो क्षेत्राधिकार वो है अपील के लिए आज्ञा प्राप्त करने का अधिकार। चौथा है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। पांचवा अभिलेख न्यायालय और छठा मौलिक अधिकारों का संरक्षक और सबसे लास्ट में न्यायिक संरक्षण अर्थात संविधान का रक्षक, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्राधिकार हैं। और सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, सातवें पाठ में से भी दो प्रश्न पूछे जाएंगे अथवा में कि विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया को बताइए। विधान परिषद का गठन किस प्रकार से होता है। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा कि सदस्य संख्या, कि विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी होगी। सदस्य संख्या के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगी। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि 40 से कम सदस्य भी नहीं होने चाहिए। फिर सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन। तो विधान परिषद के जितने सदस्य हैं उनमें से 5/6 सदस्यों का तो किया जाएगा निर्वाचन और 1/6 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत किए जाएंगे। निर्वाचित जो सदस्य होंगे उनके लिए 4 निर्वाचक मंडल बनाए गए। एक है स्थानीय जो संस्थाएं हैं, स्थानीय निकाय, उनका निर्वाचक मंडल। फिर है विधानसभा का निर्वाचक मंडल। स्थानीय निकाय और विधानसभा के निर्वाचक मंडलों से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। तीसरा निर्वाचक मंडल है स्नातकों का निर्वाचक मंडल और अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। ये दोनों ही निर्वाचक मंडल 1/12 सदस्यों का क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे। मनोनीत जो सदस्य है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे और 1/6 सदस्यों का राज्यपाल क्या करता है, मनोनयन करता है। ये मनोनीत सदस्य जो हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले होते हैं।
फिर है सदस्यों की योग्यताएं, वह 30 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए और न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल जो है वो अनिश्चित कार्यकाल है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और फिर पदाधिकारी, 2 पदाधिकारी होते हैं, एक होता है सभापति और एक होता है उप सभापति। विधान परिषद को इन्हें इनके पद से हटाने का भी क्या होता है, अधिकार होता है। तो ये थे विधान परिषद का गठन। इसके अथवा में अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया को बताइए कि राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका गठन किस प्रकार से होता है। तो पहला पॉइंट होगा न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम और राज्यपाल के परामर्श से करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या है, वह भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो और उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता या वकील रह चुका हो। फिर कार्यकाल, कार्यकाल के लिए क्या कहा गया है कि वह 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है और न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के 2/3 प्रस्ताव बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा समय से पहले उसके पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश द्वारा शपथ, अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष क्या लेगा, शपथ लेगा। न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। फिर न्यायाधीशों का वेतन, वेतन जो है संसद कानून द्वारा निर्धारित करेगी। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को 90,000 और अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। फिर है उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई है। क्या क्या कि नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया होगी, निश्चित कार्यकाल होगा, संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं की जाएगी। इस प्रकार से आपका दूसरा जो मॉडल पेपर है वो भी हमने आप लोगों को दे दिया है। आप लोग जो है इन मॉडल पेपर को केवल सुने, ध्यान रखें जितना पढ़ना था उतना हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। हमारा जो चैनल है डी स्टडी पॉइंट, इस चैनल में आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और सोशल साइंस का जो ऑप्शन उसे खोलिए, उसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्नों संबंधी वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। आप लोग केवल इन वीडियो को सुने और देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।